हेलो दोस्तों, कैसे हैं। सबसे पहले मेरा आप लोगों का प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के सवाल को हल कर रहे थे और हम लोगों ने जो 3.6 चैप्टर था उसे पूरा कर लिया था। तो आज हम लोग आ जाएंगे अध्याय 4 में द्विघात समीकरण को जानने के लिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है और द्विघात समीकरण है क्या, क्योंकि ये भी क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक आता है और इससे रिलेटेड सवाल सिर्फ आपको 10th में नहीं बल्कि बड़े बड़े एग्जाम में भी इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। ठीक, तो आइए जानते हैं कि द्विघात समीकरण को किस प्रकार हल किया जाता है। ठीक, तो फटाफट अपना कॉपी कलम निकालिए और एनसीईआरटी बुक भी निकाल लीजिए और हम लोग चर्चा तब करना शुरू कर देंगे किस पे, द्विघात समीकरण पे। तो आइए जल्दी से तैयार हो जाइए और अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए। हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है क्वाड्रिक इक्वेशन। क्या कहा जाता है? क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब देखिए, यदि हम ध्यान से देखते हैं तो इसके नाम में ही हमें छुपा हुआ है इसका मीनिंग, इसका अर्थ। द्विघात, इसको यदि हम तोड़ते हैं तो द्विघात ये हो जाएगा। द्वि मतलब होता है दो और घात, तो घात हम लोग जानते हैं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पावर। ठीक, तो जिस समीकरण का, यहाँ पे समीकरण है, यानी जिस समीकरण का अधिकतम घात, अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा यानी हाईएस्ट, बात समझ में आ रहा है? जिस समीकरण का अधिकतम घात मतलब हाईएस्ट घात, सबसे ज्यादा घात कितना हो? 2 हो। बात समझ में आ रहा है? जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 होगा वैसे समीकरण को हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। बात समझ में आ गया? द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक, जैसे आप सपोज के लिए मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लिए 3x³ + 2x² + x + 2 या 4x² + 3x + 2 = 0 यहाँ पे 5x⁴ + 3x² + 1 = 0। तो ये बहुत सारे समीकरण हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इनमें से हमारा द्विघात समीकरण कौन सा होगा? जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस समीकरण में अधिकतम घात कितना आ रहा है? 3। तो ये द्विघात समीकरण हुआ? जी नहीं, ये नहीं होगा। है यहाँ पे घात लेकिन इससे भी अधिक घात है 3, इसलिए ये समीकरण नहीं होगा। बात समझ में आ गया? आते हैं इसमें देख रहे हैं इसका अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो इसमें अधिकतम घात कितना है? 2 है। देख रहे हैं? तो चूंकि 2 से अधिक घात किसी भी चर राशि पे नहीं है, इसलिए यह हो जाएगा मेरा द्विघात समीकरण। बात समझ में आया? इसकी जब चर्चा करते हैं तो इसमें देख रहे हैं ये 2 है लेकिन अधिकतम घात कितना है? 4 है, इसलिए ये भी नहीं होगा आपका। बात समझ में आ गया? यानी हम देख लेंगे कि जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 होगा उसे ही हम द्विघात समीकरण कहेंगे। बात समझ में आ गया यहाँ तक? अब द्विघात समीकरण को जानने के लिए हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की, मतलब बहुपद की। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुका है बहुपद के बारे में। ठीक, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि मेरा बहुपद चैप्टर ऑफलाइन क्लासेस में समाप्त हो चुका है। तो बहुपद आप तो भली भांति जानते हैं। ठीक, तो बहुपद जो होता है, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? बहुपद का व्यापक रूप आपको पता होगा। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो बहुपद का व्यापक रूप होता है अनेक तरह से। क्यों?
क्योंकि रैखिक बहुपद भी होता है, द्विघात बहुपद भी होता है, त्रिघात बहुपद भी होता है, चतुर्घात बहुपद भी होता है, तो बहुत सारे बहुपद होते हैं। तो सब बहुपद के अलग अलग व्यापक रूप होते हैं। चूंकि हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं द्विघात समीकरण का, इसलिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता था। ठीक है, अब यदि इसी व्यापक रूप का वैल्यू मान यदि 0 के बराबर हो जाए तब यही बहुपद का व्यापक रूप समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी समीकरण तब बन जाएगा। बात समझ में आई? यदि द्विघात बहुपद का वैल्यू मान 0 के बराबर हो जाए तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है, और यही हो गया आपके द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ये किसका हो गया? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ये भी एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या हो गया? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब चर्चा करते हैं द्विघात समीकरण की खोज, यह कहाँ से उत्पत्ति हुई। तो ऐसा माना जाता है कि द्विघात समीकरण या द्विघात की खोज बेबीलोन सभ्यता से हुई थी। कहाँ से? बेबीलोन सभ्यता से। लेकिन जब इसके डीपली बात की जाए, इसमें गहराई से बात की जाए, तो हमारे विद्वानों के द्वारा ऐसा तथ्य दिया गया है कि भारत के भी जो बहुत सारे गणितज्ञ थे जिन्होंने द्विघात समीकरण के बारे में डिस्कस किया और इनकी उत्पत्ति की। जैसे उनमें से एक नाम आता है ब्रह्मगुप्त आता है, एक श्रीधराचार्य आता है। तो धराचार्य ने भी बहुपद का एक व्यापक रूप दिया है, एक फॉर्मूला दिया है, एक सूत्र दिया है जिसे कहा जाता है द्विघाती सूत्र। जिसे क्या कहा जाता है? द्विघाती सूत्र। बात समझ में? यानी भारतीय गणितज्ञों ने भी द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण के लिए एक फॉर्मूला दिया है जिसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। बात समझ में? और द्विघाती सूत्र आपको पता होगा, द्विघाती सूत्र होता है क्या? -b प्लस माइनस √d/2a, जो आपने पढ़ा होगा, यही है द्विघाती सूत्र। बात समझ में? अब हम बात करते हैं, ज्यादा डीपली नहीं जाके हम आते हैं टॉपिक्स पे। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे तो द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे, और 10th स्टैंडर्ड में यानी 10वीं कक्षा में द्विघात समीकरण को 3 विधि के द्वारा हम हल करना सीखेंगे। कितने विधि के द्वारा? 3 विधि के द्वारा हम इसको हल करने के लिए सीखेंगे, और 3 विधि से हमें जानना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में 3 विधियों का इस्तेमाल करना है। ठीक, तो पहला विधि जो होता है यह होता है गुणनखंड विधि। इसे क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि, पहला विधि। दूसरा विधि हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरा पढ़ेंगे द्विघाती सूत्र। इन 3 विधियों के बारे में हम लोग 10th स्टैंडर्ड में जानेंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि 10th स्टैंडर्ड में जो हम सवाल को हल करेंगे उनमें से किन विधियों को? इन 3 विधियों का प्रयोग करेंगे, और इनमें से सबसे ज्यादा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि को हम बहुपद चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बहुपद जिसने अच्छी तरह से बनाया होगा उसे द्विघात समीकरण बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, खास करके गुणनखंड विधि के द्वारा। बात समझ में आ गई? ठीक, तो इन 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब चर्चा करते हैं गुणनखंड विधि की पहले। ठीक है, गुणनखंड विधि की चर्चा करते हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, कैसे होता है, एक आध निकाल लेते हैं, सवाल दिखा देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि गुणनखंड विधि कौन सा है। इसके बाद पूर्ण वर्ग विधि को कैसे बनाया जाता है और द्विघाती सूत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो आप कॉपी कलम आप लोग निकाल चुके हैं? ठीक, यदि निकाल चुके हैं तो
अब तैयार हो जाइए सवाल को हल करने के लिए और सवाल को लिखने के लिए। ठीक, तो हम चर्चा करेंगे पहले गुणनखंड विधि की। ठीक, तो सपोज दैट के लिए कोई एक सवाल उठा देते हैं। जैसे सपोज दैट के लिए यहीं पे है, जैसे सपोज दैट के लिए यहाँ पे 2x² माइनस 3x+1 है। ठीक है, बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण है। ठीक, इसे हल कैसे करते हैं आपको पता होगा। यदि इसको हल करने के लिए आपने पढ़ चुका है या बहुपद पढ़ चुका है तो इसे किस तरह से हल किया जाता है आपको पता होगा। क्या करना है, यदि नहीं जिनको पता है वो देखिए। ये हम अभी बात किए थे कि इसका व्यापक रूप के बारे में। तो ये होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अब थोड़ा सा नोटिस कीजिए, यहाँ पे a के जगह पे कितना है 2, b के जगह पे कितना है 3 है और c के जगह पे कितना है 1 है, 1 है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है a गुना c बराबर b, यानी इसको मल्टीप्लाई करके b के बराबर कर दीजिए तोड़ के, और तब आपका ये गुणनखंड आराम से हल हो जाएगा। जैसे सपोज दैट के लिए ध्यान दीजिएगा, a का वैल्यू कितना है 2, यानी 2 गुना c के जगह पे है 1 बराबर कितना करना है 3। अब यानी 2 और 1 से ही इन्हीं दोनों से हमें 3 पूरा करना है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? चलिए नहीं समझ में आई तो एक और उदाहरण लेते हैं। 2x² प्लस 3x माइनस 5 है ना, बराबर 0। ये है। अब इसकी जब चर्चा हम करते हैं तो देखिए इस फॉर्मूले पे रखते हैं। इसमें a का वैल्यू कितना, यहाँ पे देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, a का वैल्यू आ गया 2, यानी आप लिख सकते हैं a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -5। ठीक है, तो हम क्या बतलाए हैं, हम बतलाए थे कि b का वैल्यू a और c के मल्टीप्लाई से निकालना है, यानी a गुना c बराबर b। तो a का वैल्यू हो गया 2, c का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए सिर्फ 5, बराबर करना है 3, यानी इन्हीं दोनों से हमें मान निकालना है किसका 3 का। तो देखिए इन दोनों से कैसे मान निकलेगा 3 का। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 दूनी 10। अब 10 का गुणनखंड करते हैं तो 2 पंचा 10 है ना, और 5 से भाग देते हैं तो 5 का 5, यानी इन तीनों से हमें निकालना है किसका वैल्यू, हमें निकालना है 3 का। तो देखिए 5 गुना 1 5, अब 5 में 2 को घटा दिया जाए, यानी 5 घटाओ 2 कर दिया जाए तो आ जाएगा 3 के बराबर। तो आप कहिएगा जी हाँ सर, यानी इस तरह से इनका जो भी मल्टीप्लाई होगा उससे हमें हर हाल में निकालना है b का वैल्यू। तो देखिए निकल गया। उसी तरह से यहाँ से यदि हम निकालते हैं तो 2 जोड़ 1 कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे तो देखिए 3 के बराबर आ जाएगा, यानी 3 का वैल्यू इस तरह से यहाँ भी आ गया है और 3 का वैल्यू यहाँ इससे भी निकाला है। यानी किसी भी वैल्यू का मान हम आसानी से इस विधि पे या इस फॉर्मूले पे निकाल सकते हैं। तो अब जान चुके हैं निकालने के लिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसको तोड़ते हैं। ठीक, तो इसको तोड़ते हैं तो यह क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 2x² माइनस कितना, अभी 2 और 1 में तोड़े थे तो -2x -x। अब ये -x क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे माइनस में 3x है तो -2x लिखेंगे और -x लिखेंगे तब ना ये समान चीज रहेगा, तब ना जुट जाएगा, तो इसलिए यह जुट के 3x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद +1 बराबर 0। तो अब कॉमन लेते हैं इनमें, तो 2 और x इसमें कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, x² इसमें भी है, x इसमें 1x इसमें 2x, तो 1x को बन ले सकते हैं, तो ले लिए। अब 2x से 2x² में भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना बच जाएगा, अब इससे इसमें भाग देंगे तो 1 शेष आएगा, तो ठीक 1 बचेगा, भागफल होगा तो 1 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस फिर यहाँ पे नहीं कुछ मिल रहा है तो 1 ले लीजिए कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका x,
-1 बराबर 0। अब ये यहाँ माइनस कैसे आ गया? तो चूंकि यहाँ पे प्लस हमको लगाना है, यदि हम यहाँ पे प्लस देते हैं तो प्लस गुना माइनस, तो माइनस हो जाता है, तो गलत हो जाता है। चूंकि हमको प्लस पूरा करना है तो इसलिए माइनस दिए, तब ना माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। यानी ये देखिए दोनों अंदर में एक जैसा हो गया। यदि अंदर में मेरा एक जैसा हो जाए तो समझ जाइए आपका सवाल बिल्कुल सही जा रहा है। बात समझ में आ गया? तो चलिए इन दोनों के बदले एक कॉमन ले लेते हैं, यानी x - 1, और जो बाहर में था उनको एक में ले लेते हैं, यानी 2x - 1। ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक, वीडियो छोड़ के भागिएगा तब मजा नहीं आएगा, तब आप नहीं सीख पाइएगा। आपको लगता है कि आप जानते ही हैं, इसमें हम विशेष क्या बतलाएंगे, आपको ये लगता होगा, लेकिन हम कुछ ऐसी चीजें बतलाएंगे इसके बाद जो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा, खास करके 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को बहुत ही कम मालूम होगा। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम तोड़ते हैं तो x - 1 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि शून्य प्राप्त करना है, मूल निकालना है, और ये हो जाएगा 2x - 1 बराबर 0। या x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, इधर -1 है उधर जाके प्लस, ये हो जाएगा 2x बराबर 1, माइनस था तो उधर जाके प्लस, या x बराबर हो गया 1/2। यहाँ तक तो आप लोग भली भांति जानते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये निकला इसे कहा जाता है मूल। इसे क्या कहा जाता है? मूल, या शून्यक भी कहा जाता है। बात समझ में? इसे क्या कहा जाता है? मूल या शून्यक कहा जाता है। और इस मूल या शून्यक, इसे क्या कहा जाता है? मूल या शून्यक कहा जाता है। मूल या शून्यक कहा जाता है, और इसे इंडिकेट करते हैं अल्फा और बीटा से। एक को अल्फा कहा जाता है, दूसरे को बीटा कहा जाता है। बात समझ में आया? इसे क्या कहा जाता है? अल्फा और बीटा से इंडिकेट करते हैं, यानी इसको अल्फा कहेंगे तो ये बीटा, यदि इसे अल्फा कहेंगे तो ये बीटा। बात समझ में आया? अब जो ये शून्यक निकाले हम, ठीक है, यदि इनका मान हम इसमें पुट करते हैं तो वास्तव में इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये शायद आप नहीं जानते हैं। यानी यदि इसका मान x का मान 1 इसमें रख दिया जाए तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0, या फिर यदि x का वैल्यू 1/2 या इसमें रख देंगे तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 0। यकीन नहीं है तो आप करके देख लीजिए। बात समझ में? आप करके देख सकते हैं, या एक हम दिखा सकते हैं, एक दिखा देते हैं, दूसरा आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 2x का वैल्यू कितना? 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 + 1, ये ना। अब 2 गुना 1 गुना 1 1 घटाओ 3 गुना 1 3 जोड़ 1 2 घटाओ 3 जोड़ 1 1, तो 2 और 1 3 घटाओ 3 बराबर 0। देखिए इधर आ गया इसका वैल्यू 0। बात समझ में आ रहा है? यानी शून्यक का मतलब ही होता है कि बराबर 0 हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, ये हो गया गुणनखंड विधि, किस तरह से हल होता है, समझ में आ गया? तो इस विधि पे भी हमें सवाल हल करना है, इस विधि पे भी हमें सवाल बनाना है। ठीक है, एक और लेते हैं, इसको तोड़ के दिखा देते हैं इसका शून्यक। अब तो शायद आप निकाल सकते हैं, खुद ब खुद निकाल सकते हैं। ठीक, तो फटाफट निकालिए। तब तक हम जब तक बोर्ड साफ करते हैं तब तक आप फटाफट इसको निकाल लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं इसकी। तो इसका गुणनखंड करके हम देख चुके थे कि 5 घटाओ 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसको हल करते हैं। 2x², जिससे नहीं, अभी जिसको नहीं समझ में आया वो कृपया यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। 2x² प्लस, अब इस 3x के बदले हम क्या तोड़े थे? 5 घटाओ 2। तो इसे, चूंकि जो बड़ा होगा, ये जो चिन्ह है, जो बड़ा वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पे अभी 5 और 2 आ रहा है, तो इनमें, इन दोनों में कौन बड़ा है? इन दोनों में बड़ा है 5। तो इसका जो चिन्ह होगा वह चिन्ह बड़े वाला का होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक, गलती नहीं होगा। तो यानी इसका चिन्ह प्लस है तो बड़े वाले का चिन्ह आ जाएगा, यानी 5x। क्योंकि ये कम है तो घटेगा, तो विपरीत चिन्ह इसमें आएगा -2x।
अब -5 था तो -5 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? विद्यार्थी से अक्सर गलती यही हो जाती है कि वह तोड़ ही नहीं पाता है कि इसको कैसे पुट करें। बात समझ में आया? ये समझ में आ गया। ये दो मान हमको यहाँ से आया, इनमें से बड़ा वाला जो होता है उसका चिन्ह जो पहले से दिया होता है वह चिन्ह यहाँ पे प्लस दिया हुआ था तो यहाँ पे प्लस आ गया, और चूंकि घटाना है तो इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा। जो शेष बता उसमें माइनस का चिन्ह लगा दिए, बाकी जो था उसे उतार दिए। ठीक है। अब देख रहे हैं इन दोनों में मिल तो नहीं रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो भी होगा मेरा सवाल। और यदि आपको मिलाना है तो इसको आगे कर लीजिए, इसको पीछे कर लीजिए, तो और आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यदि हम इसको लिख सकते हैं 2x², इस 2 को यहाँ आगे कर देते हैं तो -2x, इसको पीछे कर दिए तो +5x, -5 बराबर 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से हम लेते हैं कॉमन, तो इसमें अभी तुरंत ऐसा आया था सिचुएशन, तो लिए थे क्या कॉमन 2x, यहाँ बच जाएगा x -1, आप प्लस इसमें 5 कॉमन लीजिए तो यहाँ भी हो जाएगा x -1 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं ना। या x -1 इंटू 2x + 5 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं ना। या x -1 बराबर 0, या 2x + 5 बराबर 0, या x बराबर 1, यहाँ पे हो गया 2x बराबर -5, या x बराबर -5 बटा। ये आपका आ गया मूल या शून्य के लिए। तो इस तरह से आप गुणनखंड विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। चलिए, तो गुणनखंड विधि कैसे होता है समझ में आ गया। ठीक है। अब बात करेंगे पूर्ण वर्ग विधि की। ठीक है, अब बात किसी करेंगे पूर्ण वर्ग विधि की। ठीक, तो आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, और इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आप उसे अपने से हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है। दोस्तों, द्विघात समीकरण बहुत ही अहम चैप्टर है क्लास 10 में। ठीक, इससे हर साल कम से कम एक सवाल जरूर आते हैं, इसलिए इसको एकदम अच्छी तरह से सीख लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको कंफर्मेशन नंबर मिले। ठीक।